की वंदे वंदे। माननीय अध्यक्ष जी, मंच पर सम्मानित हम सब लोगों के बीच में अत्यधिक सम्मान के योग्य और हम सब लोगों की शान बड़े प्रदेश के माननीय पूर्व मुख्यमंत्री, यशस्वी मुख्यमंत्री और मेरे भाई और आपके परिवार के सदस्य आदरणीय श्री मोहन यादव जी, बहुत ही खूबसूरत और हम सब लोगों के शान, जान, प्राण और बिहार के आन बान शान, मेरे पुत्रवत और जिसने ठाना है हर घर में चिराग जाएगा, रोशनी जलाएगा। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मेरे बहुत ही प्रिय आदरणीय श्री चिराग पासवान जी, मंच पर उपस्थित हम सब लोगों के सम्मानीय आदरणीय बुजुर्ग, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय श्री पूर्व सांसद आदरणीय श्री आर.के. सिन्हा जी, एलजेपी के प्रदेश के माननीय अध्यक्ष वेद प्रकाश जी, मध्य प्रदेश के माननीय विधायिका बहन ललिता यादव जी, यहाँ के स्थानीय जमीन के लाल और आपके बीच में लगातार कई सालों तक सेवा करने वाले पूर्व विधायक श्रीकांत निराला जी, मेरे छोटे भाई, आपके कार्यकर्ता नेता और ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री डॉक्टर निखिल आनंद जी, हमारे आदरणीय भाई, बड़े भाई, इसी जमीन के नेता पूर्व विधायक भाई प्रोफेसर सुरदेव त्यागी जी, इस कार्यक्रम के अध्यक्ष और मेरे भाई जनता दल यू के भाई विनोद सिंह जी, मंच के संचालन करता हमारे पार्टी के मंडल के अध्यक्ष उमेश यादव जी, जिला के एलजेपी के अध्यक्ष चंदन जी, लोकसभा के संयोजक अजीत सिंह जी, विधानसभा के प्रभारी विपिन बिहारी जी, किसान मोर्चा के पूर्व प्रवक्ता प्रेम प्रकाश यादव जी, हमारे बीच में मंडल के अध्यक्ष मनोज जी, किसानू देवी सांडिल जी, भाई मनोज कुमार सिंह जी, मंडल के अध्यक्ष कुमुद मिश्रा जी, संजय यादव जी, महामंत्री प्रीति कुमारी जी, कविता कुशवाहा जी, चुन्नू शर्मा जी और हमारे बीच में बैठी मध्य प्रदेश सरकार की माननीय मंत्री श्रीमती कृष्णा गौर जी, आए हुए दो माननीय विधायकगण, मंच पर सम्मानित एनडीए के सभी नेतागण और आज इस गांधी मैदान के ऐतिहासिक धरती पर आए हुए सभी मनेर के भाइयों, नौजवान मित्रों, किसान भाइयों, मजदूर भाइयों और सभी मित्रों और पत्रकार भाइयों, मैं विस्तार से कोई चर्चा नहीं करने वाला। मैं तो आपका घर का बेटा हूं, आपका बीच का साथी हूं, आपका सेवक हूं और आपका बीच में जिंदगी बहुत लंबे समय से बिताया है। मैं सबसे पहले मनेर की इस ऐतिहासिक धरती पर अपने आदरणीय नेता माननीय मोहन यादव जी, माननीय चिराग पासवान जी का करतल ध्वनि के साथ इस धरती पर स्वागत करना चाहते हैं, अभिनंदन करना चाहते हैं और आप सबको प्रणाम करने आए हैं। हम आपका आशीर्वाद मांगने आया हूं।
मैं पूरे 10 साल से आपकी सेवा कर रहा हूं, निष्ठापूर्वक, ईमानदारी पूर्वक और बेदाग रह करके दिन रात आपकी सेवा करने का काम किया है। दुख हो सुख हो, माननीय प्रधानमंत्री जी का विकास का काम और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की संयुक्त रूप से जो विकास की काम है, आपके जीवन स्तर को ऊंचाने का काम एक नहीं अनेकों काम हुए हैं पिछले 10 वर्षों में। केंद्र सरकार की बड़ी योजना हमारे सरकार निराला जी, हमारे निखिल जी और हमारे अन्य कई नेताओं ने मेरे काम की चर्चा की, जो भारत सरकार के माध्यम से की है, राज्य सरकार के माध्यम से। पिछले 10 साल में मनेर के इलाके का, बिहटा के इलाके का स्वरूप चेंज हुआ है और एक नया पटना का निर्माण हुआ है। चाहे वो हवाई अड्डा हो, 4 लेन 6 लेन हो, या गंगा के किनारे का सड़क हो, या एलिवेटेड रोड हो, न जाने पुल हो, पुलिया हो, गांव के सड़कों का निर्माण हो, कटाव से बचाने का काम हो, हर जगह आपका यह सेवक राम कृपाल यादव आपके बीच में रह करके आपकी समस्या को दूर करने का काम किया। मैंने 10 साल में और पिछले 40 साल के राजनीति में आपका सर कभी झुकने नहीं दिया। मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया है जिससे आपका सर झुकने का काम किया हो। मैंने ईमानदारी और निष्ठापूर्वक आपकी सेवा की है, बेईमानी नहीं किया है। मेरे ऊपर भ्रष्टाचार का केस नहीं है, मेरे ऊपर कोई दाग नहीं है। आपको गर्व से सीना चौड़ा होना चाहिए और लगातार आपकी 24 घंटा 7 दिन आप उसके गवाह हैं कि मैं दिन हो, रात हो, दोपहरिया हो, आपके सुख दुख का साथी रह करके ईमानदारी और निष्ठापूर्वक आपकी सेवा की। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता, विस्तार से हमारे नेता कहेंगे। मैं यही कहना चाहता हूं, आपके यही कहना चाहता हूं कि आप सब लोग अपना आशीर्वाद देते रहे हैं। आप फिर आशीर्वाद दीजिए। आपके आशीर्वाद से आपका सेवक तो आपकी सेवा करने के लिए आएगा, बल्कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जिसने राष्ट्र का निर्माण किया है, राष्ट्र की शक्ति को मजबूत किया है, भारत माता की ताकत को मजबूत किया है और देश को ऊंचाई पर पहुंचाने का काम किया है। और वो हर काम जो गरीबों के लिए हो सकता है, मजदूरों के लिए, किसानों के लिए, बेरोजगारों के लिए, वो आपके जमीन तक पहुंचाने का काम किया है। देश के निर्माण के लिए गरीबों को गरीबी से निकालने के लिए 25 करोड़ लोगों को 10 साल में गरीबी से निकाला है। इस पे बिहार के 3 करोड़ लोग हैं। मैं ज्यादा वक्त आपका नहीं लूंगा। मैं अपना सारा समय अपने दोनों नेताओं को देना चाहता हूं इस तरह से चर्चा करने। भारत का यशस्वी प्रधानमंत्री लोगों की पीड़ा है, मोदी को हटाना चाहते हैं इस बात के लिए जो भ्रष्टाचारियों को, भ्रष्टाचार जो देश को लूटने वाले लोग, लूट को बंद किया है, गरीबों के लिए कल्याण किया है, मुफ्त में भोजन दिया है, मुफ्त में इलाज दिया है, मुफ्त में शिक्षा दिया है। यही तकलीफ है और सबसे पीड़ा यह है कि मोदी एक अति पिछड़ा परिवार का बेटा है, चाय बेचने वाला का बेटा है, जिसकी मां बर्तन साफ करती थी उसका बेटा है, जिसने पूरे जिंदगी में जिसके ऊपर एक दाग नहीं लगा, जो जीता है मरता है देश की जनता के लिए जीता है। कुछ लोग जो मेरे सामने खड़ा है उनका भी चेहरा देख लीजिएगा। ये कौन लोग हैं? ये कैसे लोग मेरे खिलाफ कर रहे हैं जिनको जनता से कभी मतलब ही नहीं रहा। 5 घर में आज तक नहीं गया होगा, 5 काम नहीं किया होगा, माननीय सांसद हैं। वैसे लोग हमारे मुकाबला कर रहे हैं। लड़ तो आप रहे, मैं थोड़ी लड़ता हूं। उनको बारीकी से जानते हैं, उनको कोई मतलब नहीं आपसे। 5 साल में पहले आए, फिर 5 साल के बाद ही आए और फिर जाएंगे तो कभी नहीं आएंगे, क्योंकि अब आने ही वाले नहीं हैं। ये आपने तय कर लिया है हमारी जनता ने। ऐसे लोगों को कभी आपने तरजीह नहीं दिया है। अपने इस बेटा को, अपने इस भाई को बहुत मोहब्बत दिया है, बहुत प्यार दिया है, बहुत आशीर्वाद दिया है। मैं पुनः हाथ जोड़कर मांगता हूं आपसे प्यार। मैं 5 साल तक बिना स्वार्थ आपकी सेवा की है, मजदूरी की है, और 5 साल के बाद उसी मजदूरी के बदले में एक वोट रूपी आशीर्वाद लेने आया हूं, आपका प्यार लेने आया हूं, आपका स्नेह लेने आया हूं। इसलिए कि आपका सेवक तो बनेगा ही,
साथ में इस देश को बढ़ाने वाला गरीब का बेटा मोदी हिंदुस्तान का तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेगा। इसलिए इस देश को बचाना है और देश को भ्रष्टाचारियों से मुक्त करना है। इसलिए मैं साथियों, मैं पुनः अपील करना चाहता हूं कि आप सब लोग अपना एक एक मत अपने इस बेटे को दीजिए। मोदी को वोट जाएगा, मोदी की सरकार को जाएगा वोट, और आपके सेवक को जाएगा। जाने अनजाने में कोई गलती हो गई होगी, रामकृपाल यादव गलती तो कोई करता नहीं है, अगर गलती हुई होगी तो उसके लिए भी माफी मांगता हूं। मगर 1 तारीख को कमल पर बटन दबाइए, अपने इस बेटा को, अपने इस सेवक को पुनः सेवा का मौका दीजिए। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आप सब लोगों को प्रणाम करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। भारत माता की जय। अब हम लोगों बहुत देर से इंतजार कर रहे थे। हमारे बीच भाई नौजवानों के हृदय सम्राट आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई चिराग पासवान जी हम लोगों के बीच आ गए हैं और आएंगे, आपके बीच अपनी बातों को रखेंगे। चिराग भैया जिंदाबाद। साथियों, इस सम्मानित मंच पर मौजूद, और मैं चाहूंगा कि आप लोग उनका स्वागत करें, मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी। एक बार जोरदार ताली से आप लोग इनका स्वागत कीजिए। साथियों, इस सम्मानित मंच पर मौजूद पूर्व सांसद, हमारे अभिभावक आदरणीय आर.के. सिंह साहब, मौजूद इस सम्मानित मंच पर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के हमारे युवा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष वेद प्रकाश पांडे जी, मौजूद इस सम्मानित मंच पर मध्य प्रदेश से विधायक ललिता यादव जी, मौजूद इस सम्मानित मंच पर पूर्व विधायक प्रोफेसर श्रीकांत निराला जी, मौजूद इस सम्मानित मंच पर हमारे जिला अध्यक्ष चंदन यादव जी, मौजूद इस सम्मानित मंच पर मध्य प्रदेश से माननीय मंत्री कृष्णा गौर जी, मौजूद इस सम्मानित मंच पर भारतीय जनता पार्टी जनता दल यूनाइटेड, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, राष्ट्रीय लोक मोर्चा, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के तमाम वरिष्ठ नेतागण, मौजूद यहाँ पर हमारे गठबंधन के तमाम मजबूत कार्यकर्ता साथी, प्रेस मीडिया के हमारे तमाम पत्रकार साथी, आदरणीय बुजुर्गों, माताओं, बहनों, मेरे तमाम नौजवान युवा साथियों, सबसे पहले आप सबको चिराग पासवान का प्रणाम। साथियों, आज आप लोगों के बीच 7वें और अंतिम चरण के मतदान के लिए आग्रह करने आए हैं। आप सब जानते हैं कि देश भर में 6 चरण का मतदान हो चुका, और इस 6 चरण के मतदान में एक बात स्पष्ट है, जो रुझान, जो जानकारी सामने आ रही है, उसमें एक बात तय है कि हमारे मौजूदा प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी 4 जून के बाद तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। और इन 3 चरण के मतदान में, इन 6 चरण के मतदान में ही हम लोग 350 से ज्यादा सीटें हमारा एनडीए गठबंधन पार कर चुका है। 7वें चरण का मतदान अब उसके लिए प्रचार चल रहा है। तो साथियों, जब ये बात तय है कि 4 जून के बाद मौजूदा प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को ही देश का प्रधानमंत्री बनना है, तो ऐसे में हम लोगों की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। पाटलिपुत्रा लोकसभा हम मनेर के लोगों की जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि यहां से हम एक ऐसे प्रत्याशी को चुनकर भारत की संसद में भेजने का काम करें जो प्रधानमंत्री जी के बगल में बैठकर आप लोगों की समस्या का समाधान कर सके। एक ऐसे प्रत्याशी जो जानकार हो, जो क्षेत्र से जुड़े हुए हो, और ऐसे में मुझे इस नाम को गर्व से लेने में कहीं कोई संकोच नहीं है। ना सिर्फ इसीलिए कि वो जानकार व्यक्ति है,
ना सिर्फ इसीलिए कि वो अनुभवी हैं, ना सिर्फ इसीलिए कि उनकी तत्परता आपके प्रति, क्षेत्र में विकास के कार्यों के प्रति संसद में मैंने खुद उनके साथ रहकर अनुभव किया है, देखा है मैंने कि किस तरीके से आपकी क्षेत्र की समस्याओं के लिए दिन रात बिना इस बात की परवाह किए हुए कि वो कार्य कैसे होगा, मंत्री के पास जाकर, प्रधानमंत्री के पास जाकर, मुख्यमंत्री जी के पास जाकर दिन रात वो प्रयासरत रहे। ऐसे में हम सब के लिए ये सौभाग्य की बात है कि एनडीए की तरफ से प्रधानमंत्री जी का जिनको आशीर्वाद प्राप्त है, मेरे मुख्यमंत्री जी का जिनको आशीर्वाद प्राप्त है, ऐसे अनुभवी मौजूदा सांसद और भावी सांसद, मेरे अभिभावक, मेरे पिता तुल्य आदरणीय रामकृपाल यादव जी हम लोगों के बीच है। एक बार जोरदार ताली आप लोग आदरणीय रामकृपाल यादव जी के लिए। साथियों, जरूरी है प्रधानमंत्री जी का तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनना। पहली बार देश में एक ऐसे प्रधानमंत्री आए जिन्होंने देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का काम किया। आज हम लोग गर्व से कहते हैं कि भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। ये देन मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की। जब देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है तो राज्य का राजस्व बढ़ता है, हर क्षेत्र का आर्थिक विकास होता है, हर क्षेत्र में रहने वाले लोगों के प्रति व्यक्ति आय में इजाफा होता है, उनके हाथ में ज्यादा कमाई आती है। और इसी का परिणाम है कि पिछले 10 सालों में 25 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले। और आज मेरे प्रधानमंत्री जी ये लक्ष्य लेकर चले हैं कि 2047 तक भारत को एक विकसित देश बनाना है। जब भारत विकसित देश बनेगा तो भारत का हर राज्य, बिहार जैसा राज्य विकसित बनेगा, हमारा पाटलिपुत्रा विकसित बनेगा, मनेर विकसित बनेगा, हर प्रखंड, हर पंचायत, हर गांव हम लोग का विकसित बनने का काम होगा। इस सोच के साथ हमारे प्रधानमंत्री आगे बढ़ रहे हैं और जिसकी नींव में उन्होंने कार्य करना शुरू किया। पहली बार देश के एक ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने दिल्ली में बैठकर एक गांव में रहने वाली महिला के सम्मान की चिंता की, उनके लिए शौचालय बनवाने का काम किया, चूल्हा चौका से हो रहे स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव को दूर करने के लिए उज्ज्वला के माध्यम से घर घर गैस पहुंचाने का काम कर रहे। आज हम लोगों को इससे पहले घर पे कोई बीमारी आती थी तो हम लोगों की चिंता होती थी कि कैसे जमीन को गिरवी रखा जाए, महिला अपने जेवर बेचती थी इलाज का पैसा इकट्ठा करने के लिए। पर आज आयुष्मान के माध्यम से 5-5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज हमारे प्रधानमंत्री जी करवा रहे। हमारे लिए ये गर्व की बात है कि देश की नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी गरीब कल्याण की योजना भारत में चलाई जा रही है, जिसका श्रेय मैं मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी को भी देता हूं कि आज उनकी वजह से देश में 81 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन दिया जा रहा है। ये सोच हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की है। जहां हमारे प्रधानमंत्री ने सरहद से सीमाओं को सुरक्षित रखा, देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत किया, अंतरिक्ष के माध्यम से देश को आगे बढ़ाने का काम किया, तो वहीं हम लोगों की आस्था का भी सम्मान किया। इससे पहले जैसे हम सब टेंट के नीचे हैं, 500 साल तक रामलला ऐसे ही धूप, गर्मी, धूल, मिट्टी, बरसात, बारिश में टेंट के नीचे। पहली बार देश में प्रधानमंत्री आए और उन्होंने अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण कर भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा उस भव्य मंदिर में करवाने का काम किया। ये तमाम बातें जहां एक तरफ हमारा एनडीए गठबंधन कर रहा है, तो वहीं विपक्ष के भी कई लोग हैं, विपक्ष के भी लोग हैं जो आते हैं, भ्रम फैलाते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। कौन है ये लोग भैया? ये वही लोग हैं जो 90 के दशक में लाठी में तेल पिलाने का काम करते थे। ये वही लोग हैं जिन लोगों ने नौकरी के बदले जमीन हथियाने का काम किया और अब तो विधिवत तरीके से इस पे ये लोग कानून बनाने की पहल कर रहे हैं। ये कांग्रेस, राजद वाला सब ये लोग काम कर रहे हैं कि अगर ये लोग जीत गया तो ये लोग विरासत पर कर लगाएगा, इनहेरिटेंस टैक्स ये लोग लेकर आएंगे, जिसके तहत आप लोगों की जितनी जमीन है, गरीब किसान की, गरीब मजदूर की
जितनी जमीन है उसका 55% हिस्सा ये राजद कांग्रेस वाले अपने खाते में ले लें। चाची, आप लोग का जितना गहना घर पे रखी है ना, जितना भी है, उसका 55% हिस्सा ये राजद वाला, कांग्रेस वाला सब छीन कर ले जाए। ये कानून ये लोग बनाने की सोच रखते हैं और ये जानकारी जनता तक ना आए तो झूठ बोलते हैं। कहते हैं संविधान को खतरा है, कहते हैं लोकतंत्र को खतरा है, आरक्षण को खतरा है। ये लोग चिंता करेंगे लोकतंत्र की। जिन लोगों ने सन 75 में आपातकाल लगाकर सही मायनों में लोकतंत्र की हत्या करने का काम किया, आज ये लोग लोकतंत्र के संरक्षक बने हुए हैं। साथियों, आज मनेर की इस धरती से मैं मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी के संघर्षों की कसम खाकर आप लोगों से ये वादा करके जाता हूं कि जब तक चिराग पासवान जिंदा है, ना आरक्षण को कोई खतरा है, ना संविधान को कोई खतरा है। पर हाँ, खतरा है तो इन महागठबंधन के नेताओं से हमारी गरीब कल्याण की योजनाओं को। एक बार बताइए, कितने लोगों को यहाँ पर प्रति माह 5 किलो अनाज मिलता है? हाथ उठाकर बताइए किस किस को मिलता है? मिल रहा है ना अनाज? मिल रहा है ना? सब मिलना बंद हो जाएगा, सब बंद हो जाएगा। अगर ये लोग जीत गया ना अनाज मिलेगा, ना 5 लाख का इलाज होगा और ना ही किसान सम्मान निधि मिलेगी। ये लोग चाहता ही नहीं है कि कोई भी गरीब आगे बढ़े। जात पात धर्म मजहब में हम लोगों को जिन लोगों ने दशकों तक बांटने का काम किया, और ये आह्वान मैं करूंगा अपने तमाम नौजवान युवा साथियों से, पहचानिए अपनी ताकत को। 65% युवा बिहार में ऐसा है जिसकी आयु 35 वर्ष से कम है। अगर हम एक हो जाएं, एकजुट हो जाएं, तो दुनिया की कोई ताकत हम लोग को आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। जरूरत है हमें एकजुट होने की, पर ये राजनीतिक दल हमें जात पात में बांटने का काम करते हैं। इसीलिए साथियों, आज आग्रह करने आए हैं, समय ज्यादा नहीं है, महज 2-3 दिन का प्रचार अब बाकी रह गया। 1 तारीख को मतदान है ना भाई? 1 तारीख को है ना? सब लोग तैयार हैं मतदान के लिए? जाइएगा ना वोट डालने? कितना नंबर पर बटन दबाइएगा? कितना नंबर? सबको पता है 2 नंबर? दिखाइए एक बार सब लोग 2 नंबर। 2 नंबर पर 2 नंबर विजय का भी निशान होता है। क्या बोले थे प्रधानमंत्री जी? आए थे, क्या बोले थे? मनेर का लड्डू तैयार रखिएगा 4 तारीख को। तैयारी चल रहा है ना? हाँ, कीजिए भव्य तैयारी और 2 नंबर पर कमल छाप पर बटन दबाकर आप ना सिर्फ आदरणीय रामकृपाल यादव जी को विजयी बनाइएगा, बल्कि मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार आप देश का प्रधानमंत्री बनाइएगा। मेरे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को आप मजबूती देने का काम कीजिएगा। जीतन राम मांझी जी को मजबूती देने का काम कीजिएगा। उपेंद्र कुशवाहा जी को मजबूती देने का काम कीजिएगा। और आप सबका बेटा, आपका भाई चिराग पासवान को भी ये वोट आप लोगों का मजबूती देने का काम करें। तो सब लोगों का आशीर्वाद है ना? देखिए, सांसद तो ये बनेंगे, पर इनका बेटा होने के नाते सांसद की भूमिका में हम भी आप लोगों के बीच रहेंगे, ये भी वादा आप लोगों से करके जाते हैं। तो सब लोग का आशीर्वाद है ना? जोरदार ताली बजाकर अपना आशीर्वाद दे दें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार। बहुत बहुत बधाई हमारे हृदय सम्राट चिराग भाई। और मैं मनेर के धरती से आपको सभी लोगों ने जोरदार स्वागत किया है। अब हम लोग जिनके इंतजार में इतना देर से थे, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय माननीय, और उस पवित्र धरती से मध्य प्रदेश से आप चल के आए हैं उज्जैन, हम लोगों के महाकाल। वहाँ हम लोग कुछ दिन पहले गए थे, मुख्यमंत्री जी का क्षेत्रों को हम लोगों ने देखा था। कहीं भी जाइए, सड़कें, बिजली, कहीं भी एकदम चकाचक है और किसी तरह का कहीं दिक्कत नहीं होती है मध्य प्रदेश में। तो भाइयों, मुख्यमंत्री जी का हमारे यहाँ आए हैं और खास करके पहला इनका कार्यक्रम हमारे मनेर में हुआ है। आप सभी साथियों जो मंच यहाँ पर आए, आप लोग जोरदार तालियों से स्वागत करें। मैं उनको आमंत्रित करता हूँ
आदरणीय मोहन जादव जो के आए और हम लोगों के बीच अपनी बातों को रखें। मोहन बिहार की धरती और चिराग पासवान जी ने अभी विस्तार से अपने बात कही है। हमारे छोटे भाई यहाँ के होनहार नेता, अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद, अभिनंदन करें चिराग पासवान जी का जोरदार तालियां बजा करके। और इसी अवसर पर आपके अपने स्थानीय सांसद और कई दायित्व का निर्वहन करने के बाद भी परमात्मा की लीला है और भगवान की कृपा है। इनका नाम कितना अच्छा रखा है, राम कृपालु वाह, भगवान की कृपा जिनकर हो गई। जोरदार तालियां बजा करके इनका भी अभिनंदन करें। इतने विनम्र कि रात के 2 बजे भी फोन करो तो राम कृपालु जी हाजिर। जोरदार अभिनंदन करो आपके अपने नेता। इस अवसर पर यहाँ पर हमारे अपने पूर्व सांसद माननीय सिन्हा जी, आपका भी अभिनंदन है। जोरदार ताली बजा करके सिन्हा जी का भी आप स्वागत करें। एलजेपी के यूथ प्रेसिडेंट वेद प्रकाश जी, आपका भी स्वागत, आपका भी अभिनंदन। इस अवसर पर मध्य प्रदेश सरकार की मेरे अपने मंत्रिमंडल की साथी बहन ललिता यादव जी आपके बीच में लगातार प्रचार कर रही, इनका भी स्वागत करें। ललिता जी और कृष्णा जी, ललिता जी पूर्व थी, कृष्णा जी अभी है। दोनों बहनों के लिए ताली बजा दें, भविष्य की संभावना भी कुछ हो सकती है। परमात्मा की लीला है। इस अवसर पर चिराग जी, और नाम तो इतने सारे लिखे लेकिन भाषण में लेट हो जाऊंगा। विनोद सिंह जी जेडीयू नेता अध्यक्षता कर रहे हैं। कहाँ है विनोद सिंह जी? आपका भी स्वागत है। सुरदेव त्यागी जी एक्स एमएलए, ओबीसी राष्ट्रीय महामंत्री डॉक्टर निखिल आनंद जी एक्स एमएलए, प्रोफेसर श्रीकांत निराला जी और महेंद्र सिंह यादव जी विधायक हमारे अपने, और एक पूर्व नेता, दोनों के लिए मध्य प्रदेश से आपके पास लोग आए हैं। पूरा मंच आप सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जोरदार ताली बजाकर एक बार सबका स्वागत कर दें। ये चुनाव की बेला है और आपने पूरे देश के सारे राज्यों के नाम उठा के देख लो। सारे राज्य किसी न किसी प्रकार से अपनी अलग पहचान बना के रखते हैं, लेकिन एकमात्र राज्य है वो बिहार, जो भगवान कृष्ण के नाम पर है। कितना अच्छा लगता है, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अपने आप से भगवान के नाम पे जिस राज्य का नाम हो, वो कितनी पावन पुनीत धरती है। और भगवान कृष्ण के साथ हमारा संबंध जुड़ जाए तो हमको लगता है कि हमारे सारे जन्म अपने आप सफल हो गए, अपने आप आनंद में डूब जाते हैं। अब पता नहीं क्या दौर है, कैसा समय है। चुनाव की बेला में जब हम बात कर रहे हैं तो आज अपने बीच में से कई अलग अलग विषय आ रहे हैं, एक के बाद एक। मैं बाबा महाकाल की धरती से आता हूं, तो एक बार बाबा महाकाल का भी जयकारा लगाया, बोले महाकाल महाराज की। ये काल की नगरी है, महाकाल की नगरी। इसको समय की नगरी भी बोलते हैं। और ये पूरे देश का समय बदल रहा है। राम कृपाल जी ने आपसे तीसरी बार सांसद होने का आशीर्वाद लिया। राम कृपाल जी आपको तीसरी बार सांसद बनाने के लिए तो आशीर्वाद दे ही रहे हैं। ये उससे बड़ा मौका है। यहाँ माननीय चिराग जी है, इनके पिताश्री भी साथ में मंत्री रहे हैं। लेकिन ये जो लोकतंत्र का वर्तमान का समय है, इस समय ने कुछ अलग करवट ली है। इस करवट को हमको पहचानने की जरूरत है। लोकतंत्र में दोनों पार्टी के लोगों को देखने की जरूरत है, दोनों पार्टी की अच्छाई बुराई को देखने की जरूरत है। और मैं तो खास करके आज इस पूरे देश के अंदर
घूम घूम करके इस बात को बोलता भी हूं कि माननीय मोदी जी ने कहा है कि सबका साथ सबका साथ, तो ये बोलने के लिए होना चाहिए कि करने के लिए होना चाहिए। 15% से ज्यादा आबादी तो यहां मेरे अपने समाज की है और पूरे देश में इतनी बड़ी आबादी, लेकिन कांग्रेस सहित ये जितने परिवारवादी पार्टी वाले हैं, इनके यहाँ जब भी कोई बड़ा पद मिलेगा तो इनके घर के बाहर नहीं देने को तैयार, इतने कंजूस है। इतना छोटा सा हमारा उज्जैन, जहां मेरी आबादी तो 500 भी नहीं है, 2,80,000 वोट में से वोट है 2,80,000, लेकिन यशस्वी प्रधानमंत्री, जोरदार अभिनंदन करो माननीय नरेंद्र मोदी जी का, जिनके माध्यम से एक इतनी छोटी सी आबादी में भी इसे इतना बड़ा सम्मान देने का गौरव अगर किसी ने दिया है तो भारतीय जनता पार्टी वालों ने दिया है, ताकि मैं आपसे आके बात कर पा रहा हूं। ये जो गौरव देते हैं कि सबका साथ सबका विकास, केवल कहने के लिए नहीं, करके दिखाने के लिए। और स्वयं मोदी जी का जीवन भी देखो, एक ऐसे छोटे से सामान्य परिवार से निकल के आते हैं, गरीब परिवार से निकल करके आते हैं, और ये घमंडिया लोग कब से घमंड करते हैं, जब उनके परिवार से निकल करके चाय बेचते हुए उनका परिवार आगे बढ़ा। तो क्या गरीब आदमी चाय बेचते हुए देश का प्रधानमंत्री नहीं बन सकता? क्यों नहीं बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। जोरदार अभिनंदन करो, ये भारतीय जनता पार्टी का ही महत्व है। यह देश के सभी गरीब परिवारों का सम्मान है। क्यों नहीं होना चाहिए गरीब परिवार का बच्चा प्रधानमंत्री? और मैं भी गरीब किसान का परिवार, आज आपके बीच में मध्य प्रदेश जैसे 8.5 करोड़ की आबादी का बहुत बड़ा राज्य, लेकिन मुख्यमंत्री बना करके ये सम्मान दिया, ये आप सबका सम्मान है, इस देश के गरीबों का, किसान का सम्मान है, जिसके नाते से मैं आपके बीच बात कर रहा हूं। और एक नहीं, दो नहीं, लगातार हमारे अपने मंत्रिमंडल के साथियों को देखिए, माननीय मोदी जी के मंत्रिमंडल के साथियों को देखिए, जो भी मंत्रिमंडल के सदस्य बने, वैसे तो कहते हैं इस देश के अंदर बड़ा दुर्भाग्य है कि आजादी के पहले इस देश से बिहार ने भी अपनी पहचान बनाई थी। देश की आजादी के लिए बड़ा कठिन संघर्ष किया और कठिन संघर्ष करने के बाद एक अलग पहचान बनाई, और जो आराध्य हमारे हैं। लेकिन दुर्भाग्य से पहले अंग्रेज ने हमको जड़ों से काटा है, हमको हमारी जड़ों से जुड़ने नहीं दिया। किसी भी पाठ्यक्रम के अंदर हमको मौका देने के लिए अगर जरूरत पड़ती, आप बताओ, कोई भी स्कूल कॉलेज जा रहा है, आप में से जो पढ़ रहे हैं, हमारे भगवान राम, भगवान कृष्ण, ये स्कूल कॉलेज के पाठ्यक्रम में नहीं पढ़ाना। ये कौन सी फार्मूला है? ये फार्मूला अंग्रेजों का है। 1832 में लॉर्ड मैकाले ने हमको हमारे देवताओं से दूर किया, लेकिन आजादी के बाद 1947 आ गया, इसके बाद तो कर सकते थे, लेकिन कांग्रेस और उनके साथ वालों ने कभी हमारे देवी देवताओं का सम्मान नहीं किया, कभी हमारे जैसे समाज वालों को सम्मान नहीं किया। एक परिवार के अंदर 5-5 पीढ़ी हो गई प्रधानमंत्री बनते बनते, और झूठ कितने सफाई से बोलते हैं। अभी थोड़े दिन पहले राहुल गांधी झूठ बोल रहे थे और ये बाकी साथ दे रहे थे कि हमारी सरकार बनाओ तो हम गरीबी दूर कर देंगे। खटाखट, अरे तुम कहां से गरीबी दूर कर दोगे भैया? तुम अपने खानदान में तो देख लो, तुम्हारी मम्मी ने 10 साल सरकार चलाई, 2004 से 14 तक। तुम्हारे पापा ने सरकार चलाई 5 साल, 17 साल तुम्हारी दादी ने सरकार चलाई, 18 साल तुम्हारे नाना ने सरकार चलाई, सब मिला के 55 साल तक सरकार चली और उनसे गरीबी दूर नहीं हुई। और ये झूठ के पुलिंदे ये कह रहे कि मैं गरीबी दूर कर दूंगा। जनता रोटी खाती है या घास खाती है? आपके यहाँ तो दुर्भाग्य से ये मुहावरा बोलने में खतरनाक लगता है, पता नहीं किस कारण से। आज दुर्भाग्य की बात है, मैं आज ये बात आपके सामने बोल रहा हूं कि कांग्रेस के लोगों ने 5 पीढ़ी तक झूठ बोला और दूसरे की भी नई पीढ़ी आ गई है, ये सब हमारा उपयोग कर रहे हैं। आज भगवान की दया से, भगवान कृष्ण का जीवन याद करो तो हम गौरव और गर्व से भर जाते हैं। जिसके जीवन में तकलीफ ही तकलीफ थी,
भगवान का जीवन इतने कष्टों से भरा हुआ है। अपन एहसास करो कि एक ऐसे जीवन से निकले हुए भगवान कृष्ण जिनके पैदा होते ही जमुना जी में यशोदा माँ के जाते जाते, जो बच्चा जेल में पैदा हुआ, भगवान कृष्ण का जीवन तो देखो कितना कष्ट से भरा हुआ है। और भगवान के जीवन में थोड़ा होश संभाला नहीं कि कभी पूतना जहर पिलाने आ जाती है, कभी बकासुर, कभी धेनासुर, रोज कंस के लोग एक के बाद एक जीवन में कष्ट देने आए। लेकिन गरीब परिवार से भी निकल करके यशोदा माँ और नंद बाबा कोई राजा महाराजा तो नहीं थे, लेकिन अपने बच्चे का लालन पालन करने में अपने प्यार उड़ेल करके जीवन भर भगवान कृष्ण के जिस प्रकार से लालन पालन किया वो सदैव आदर्श है। और अपने जीवन में भगवान कृष्ण ने भी अपने मुक्के से जाकर के कंस को मार करके ऐतिहासिक घटना का उदाहरण बना है। इसलिए बोलते कृष्ण कन्हैया लाल की। कंस के सामने कृष्ण कितने छोटे थे, कंस कितना बड़ा था, बड़ा राजा महाराजा पता नहीं क्या क्या था, लेकिन एक गरीब परिवार से निकलकर भी, गाय पालने वाले गोपाल परिवार बनकर भी इतने बड़े आदमी से डरे नहीं। ये हिम्मत हमारी आपकी सबकी है। अब बताओ, भगवान कृष्ण ने कंस को मार दिया, लेकिन कंस के मारने के बाद भी वो कुर्सी पे नहीं बैठे, उनने कुर्सी को लात मारी और पढ़ाई को महत्व दिया। ये हम सबको सीखने वाली बात है। 5000 साल पहले भी कंस को मारने के बाद उग्रसेन महाराज को कुर्सी दी और वो शिक्षा ग्रहण करने गए। 64 कला, 14 विद्या, 18 पुराण, 4 वेद, इतना तो कोई पढ़ाई नहीं होगा जितनी उनने पढ़ाई की। मुझे आज भी गर्व होता है। कई मेरे मित्र मेरे से पूछते हैं कि आपकी पढ़ाई कहाँ तक हुई। हमने कहा हमने पढ़ाई तो करी है, लेकिन पढ़ाई में भगवान कृष्ण की पढ़ाई की तुलना में कुछ नहीं है। मैंने भी पढ़ाई की, बीएससी, एलएलबी, एलएलएम, एमए, एमबीए, पीएचडी, लेकिन आज भी हमारा डिग्री कोर्स कम पड़ जाता है जब गोपाल कृष्ण की शिक्षा देखते हैं। आज भी भारतीय शिक्षण मंडल द्वारा सिलेबस में वो सारी पढ़ाई नहीं है, लेकिन वो पढ़ाई केवल पढ़ाई नहीं थी। भगवान कृष्ण ने जब आमने सामने का युद्ध हो रहा कौरव का पांडव का, तो अपने मुखारविंद से गीता का जो पवित्र ग्रंथ दिया, जोरदार अभिनंदन करो गोपाल कृष्ण का। वो गीता की अमूल्य प्रति दुनिया में कर्मवाद का सिद्धांत देती है। लेकिन हमको कितना आनंद आता है जब इस देश का प्रधानमंत्री कोई अमेरिका का राष्ट्रपति आए, कोई इजराइल से लेकर के कोई देश का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री आता है। पहले कोई होता तो ताजमहल देते, पता नहीं क्या क्या देते, लेकिन अब हमको अच्छा लगता है रामायण और गीता को, हमारे अपने ग्रंथ को दुनिया में बांट रहे प्रधानमंत्री। जोरदार अभिनंदन करो नरेंद्र मोदी जी का इस बात के लिए, जिनने भगवान कृष्ण की उस पवित्र गीता को दुनिया में देने का संदेश दिया। और उससे आगे बढ़ करके मैं तो और भाग्यशाली हूँ। 2020 में शिक्षा नीति में जब मैं आया तो मैंने कहा कि पहले अंग्रेज, बाद में कांग्रेस, इनने हमारी शिक्षा नीति से सभी देवताओं को काटा था। लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है, नरेंद्र मोदी जी के लिए अभिनंदन करो, जोरदार ताली बजा करके। आप सब जिनके माध्यम से एक मौका फिर मिला कि उन्होंने कहा कि शिक्षा नीति में हमारे भगवान राम, भगवान कृष्ण, इनके सारे जीवन के प्रसंगों को अंदर ला सकते हैं। क्यों नहीं ला सकते हैं? अरे अपने जीवन में अगर भगवान राम और कृष्ण के जीवन के प्रसंगों को नहीं लाएंगे तो हमको सत्कर्म की शिक्षा कहां से मिलेगी? अपने जीवन में संस्कार कहां से आएंगे? परिवार के अंदर हमारा परिवार एक कैसे रहेंगे? इसी से तो रहेंगे। दुनिया में भारत का व्यक्ति किसी भी देश में चला जाए और जाकर के वो कहे कि मैं राम और कृष्ण की धरती से आया हूं, तो लोग अपने आप समझ जाएंगे कि ये हिंदुस्तान से आया है, भारत से आया है। ये सौभाग्य जिनके कारण से। लेकिन दुर्भाग्य से इन सारी बातों को नकारने के लिए कांग्रेस ने लगातार षड्यंत्र किए और उनके साथ वाले भी ऐसे ही हो गए। दुर्भाग्य से जो अपने समाज का वोट लेते हैं। मुझे तो इस बात की प्रसन्नता है, आज आपके सबके सामने मैं जवाबदारी से कह रहा हूं कि यशस्वी प्रधानमंत्री का तीसरा वोट हमारा पहला वोट मिला, जिससे देश सुरक्षित हुआ, देश का गरीब सुरक्षित हुआ।
देश के गरीब, आप बताओ इसमें कौन कौन खेती करते हैं, हाथ खड़े करके बताना, जो जो खेती करते हैं। अब आपके सबके खाते में 6-6 हजार रुपए आते कि नहीं आते खेती वाले के लिए? जोरदार ताली बजा के बताओ। पहली बार खेत के किसानों के लिए पैसा देने का काम अगर किसी ने किया है तो यशस्वी प्रधानमंत्री ने किया। खेत में काम करने वाला किसान या सीमा पे जवान, दोनों को समान रूप से देखने का काम अगर किसी ने किया तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। इसके पहले इनकी सरकार रही, इन्होंने कभी इस तरफ ध्यान नहीं दिया। मुझे तो इस बात की प्रसन्नता है कि हमारे अपने प्रधानमंत्री ने जिस प्रकार से शिक्षा नीति के अंदर मेरे को मौका दिया, प्रदेश को मौका दिया, देश को मौका दिया। हमारे मध्य प्रदेश के पाठ्यक्रम के अंदर अब भगवान राम और कृष्ण के सारे विषयों को हमने कॉलेज और स्कूल की शिक्षा का हिस्सा बना दिया। बोलो, बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए? अरे हमारे भगवान के जीवन के प्रसंग हम नहीं बताएंगे तो कौन बताएगा? ये मौका आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? और अभी आप देखो, अभी तो अयोध्या में भगवान राम मुस्कुरा रहा है। मुस्कुरा रहा है कि नहीं मुस्कुरा रहा है? बोलो जय जय श्री राम। कितना अच्छा लगता, आपका नाम राम कृपालु है। अगली पीढ़ी का नाम हम कृष्ण कृपालु भी रखना चाहेंगे। बोला ताली बजा के बताओ, गोपाल कृष्ण को याद करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? जब अयोध्या में आनंद आ गया, भगवान महाकाल का, महालोक का आनंद आ गया। मैं उज्जैन से आता हूं, वो ये सब आया, इसका एकमात्र कारण नरेंद्र मोदी, दूसरा कोई कारण नहीं। नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने ये सब काम करके दिया है। अरे दूसरे तो इतने छोटे मन के हैं कि ये आज भी अयोध्या जाके दर्शन करने को तैयार नहीं। भगवान के साथ कभी कोई ना, आपने फोटो देखी क्या इनकी? किसी ने देखी क्या? और जिनने सरकारें चलाई 3-3, 4-4 बार, वो भी कभी मथुरा ले गए क्या आपके यहाँ पे? वोट मांगने तो आ जाते हैं। आप में से किसी को ले गए, बताया कि कृष्ण भगवान मथुरा के भी हैं? किसी को बताया? कृपालु जी, राम कृपालु जी, किसी को ले गए क्या? भगवान कृष्ण ने क्या बिगाड़ा है? आपकी बार तो वोट हमको जरूर मोदी जी को देना है, क्योंकि योगी जी, मोदी जी के माध्यम से हमने देखा, अभी जो मैंने कहा उसको जवाबदारी से कहूंगा। मोदी जी ने अभी लगभग 2 महीने पहले ही द्वारका के अंदर, अब द्वारका किसके नाम से जानी जाती बताओ भाई? किसके नाम से जानी जाती है? किसके नाते से जानी जाती है? और भगवान के मुकुट पे क्या शोभायमान होता है? काय से शोभा होती है? भगवान का मुकुट काय का है? जरा जोर से बोल के बता, काय का है? आप बताना किसका है? आप सबको मालूम है, लेकिन किसी प्रधानमंत्री की हिम्मत नहीं हुई कि वो द्वारका जाए। और द्वारका जाने के लिए भेंट द्वारका पहले हमको पानी के जहाज से जाना पड़ता था। अब मोदी जी ने एक पुल बना करके द्वारका जाने के लिए आप अपने वाहन से वहां तक जा सकते। बोलो द्वारकाधीश भगवान की। ये मौका मोदी जी ने दिया है। और उससे बढ़कर के वो जो भेंट द्वारका भगवान कृष्ण वाली, वो पानी में डूब गई। अभी ऊपर समुद्र है, लेकिन उस डूबी हुई द्वारका के अंदर भी उम्र इतनी माननीय मोदी जी की, लेकिन हिम्मत और हौसला 56 इंच वाला। तो पानी के अंदर डुबकी लगा करके, मोर पंख में रख करके अपने धर्म को गौरवान्वित करने का मौका दिया मोदी जी ने। जोरदार ताली बजा करके उनकी भावना का सम्मान करो। मोर पंख किससे जुड़ते हैं? हमारे भगवान से जुड़ते हैं, लेकिन सामने वाले तो भगवान कृष्ण का नाम लेने में अपराध समझते हैं। भगवान कृष्ण से, गीता से, गौ माता से पता नहीं क्यों इनको नफरत। ये अपने पाठ्यक्रम का हिस्सा बनना चाहिए, जिसपे हमारी संस्कृति गर्व करे। उस संस्कृति को कहते हैं सनातन संस्कृति। और ये सारे लोग मिल करके उस संस्कृति का मजाक बनाते हैं। इनके साथ वाले क्या कहते हैं? इनके साथ वाले कहते हैं सनातन संस्कृति वाले मलेरिया के मच्छर हैं, कोविड के कीटाणु हैं। ये गाली दे रहे हो, ये गाली क्यों सुनेंगे? मुझे इस बात का गर्व है, मैं जिनके बीच में आया हूं, ये एक भी व्यक्ति इन सारी बातों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। कृपालु जी, आपकी बार तीसरी बार जो मौका मिल रहा है राम कृपालु जी के लिए, ये मथुरा में मुस्कुराने का मौका है। भगवान कृष्ण में मुस्कुराना चाहिए कि नहीं मुस्कुराना चाहिए? जब मथुरा का आनंद आ गया, उज्जैन का आ गया, अयोध्या का आ गया, तो मथुरा में आना चाहिए। तो मेरी अपनी ओर से
आप सबको निमंत्रण है, आने वाली 1 तारीख को हम और आप सब मिलकर के पहले कृष्ण कन्हैया का आनंद लेने के लिए मथुरा जाने के लिए, अगली बार हो सकता है कि हम मटकी फोड़ने कहाँ जाएंगे, कहाँ जाएंगे? तो सब तैयार है? तो अपने स्थान पे खड़े हो जाओ, बांध लो मुट्ठी दोनों, और गोपाल कृष्ण के लिए अपनी बार वोट दे करके एक बार फिर मोदी जी के माध्यम से राम कृपाल जी को दिल्ली भेजें और धूमधाम से गोपाल कृष्ण को मुस्कुराने का मौका दें। लोग कितनी लच्छेदार बात कर ले, कितना भी झूठ बोल ले, उनका साथ देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गोपाल कृष्ण का पूरा जीवन हमारे सबके लिए आदर्श है। भगवान राम का जीवन हम सबके लिए आदर्श है। आप धूमधाम से लड्डू तैयार रखना। 1 तारीख के दिन के बाद 4 तारीख को मनेर का लड्डू मुझे बताया है, मेरी हेलीकॉप्टर में रख दिया है। अभी जाने के बाद आपके लड्डू का मजा लूंगा, लेकिन असली टेस्ट तो 4 तारीख के बाद आएगा। बोलो सब तैयार है? सब तैयार है? तो आपको निमंत्रण भी है उज्जैन का, बाबा महाकाल की नगरी का, हमारे ज्योतिर्लिंग दूसरा एक और है ओंकारेश्वर ममलेश्वर महादेव का, और भगवान कृष्ण की शिक्षा स्थली का भी हम और आप सब मिल करके एक बार फिर मोदी जी की सरकार बनाए। और ये चिराग पासवान जी भी हमारे साथ है, और ये कृपालू जी भी हमारे साथ, राम कृपालू जी, पूरी पार्टी साथ है। बोलो हम सब एक बार फिर विजय का संकल्प करने के लिए तैयार है? तो मेरे साथ बोलो भगवान गोपाल कृष्ण भगवान की, प्रभु रामचंद्र महाराज की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।